नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर भारत यूएस की मिलिट्री ड्रिल से छटपटाया चीन, अब दे रहा ज्ञान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में बैट हमले की फिराक में पाकिस्तान, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में गोरखा भर्ती रहेगी जारी, विदेश मंत्रालय का बयान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी सरकार ने शुरू की महाकुंभ 2025 की तैयारी, जारी किया 100 करोड़ का बजट। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उरी में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, घुसपैठ की एक और कोशिश कर दी नाकाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एलएसी पर भारत यूएस की मिलिट्री ड्रिल से छटपटाया चीन, अब दे रहा है ज्ञान। जी हां दोस्तों, चीन की सटी सीमा से मात्र 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में अक्टूबर में होने वाली भारत और अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल की खबर से चीन की सांस फूल गई है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को लेकर अब चीन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा करना सीमा विवाद के द्विपक्षीय मामले में दखल देने जैसा है। चीन ने कहा कि अगर एलएसी पर किसी भी तरह की मिलिट्री ड्रिल की गई तो वो भारत और बीजिंग के बीच हुए समझौते का उल्लंघन होगा। बता दें कि भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक दोनों देशों की सीमा पर कोई मिलिट्री ड्रिल नहीं की जा सकती। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान कैफई ने कहा कि भारत और चीन की सीमा पर किसी भी तीसरे पक्ष के दखल को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बता दें कि अभी तक भारत की ओर से अक्टूबर में होने वाले सैन्य अभ्यास को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अक्टूबर में भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ तो यह अमेरिका और भारत का 18वां सैन्य अभ्यास होगा। भारत और अमेरिका वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उस समय सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं जब सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। सीमा विवाद को देखते हुए दोनों ही देशों ने सीमा पर अपने सेना और हथियारों में भारी संख्या में इजाफा किया है। तान कैफई ने कहा कि चीन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि संबंधित देशों, विशेष रूप से सैन्य अभ्यासों और प्रशिक्षण गतिविधियों पर सैन्य सहयोग में किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, फड़फड़ा रहा है चीन, क्योंकि भारत और यूएस मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। इससे चीन की छटपटाहट सामने आई है और ज्ञान दे रहा है चीन। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में बैट हमले की फिराक में पाकिस्तान, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करवाने की कोशिशों को विफल होता देख अब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बॉर्डर एक्शन टीम के जरिए होगा कई जगहों पर हमला करने की फिराक में है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों के मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना चीफ के बीच जारी विवाद से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ऐसा कर सकती है। कई आतंकी संगठनों का पाकिस्तानी सेना पर दबाव भी इसकी एक वजह है और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के नौशेरा, सुंदरबनी और प्लांवाला सेक्टर में हमला करने की फिराक में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में गोरखा भर्ती रहेगी जारी, विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, भारत ने गुरुवार को दोहराया कि वो अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती जारी रखेगा। एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम लंबे समय से भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं। हम अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती जारी रखने के लिए तत्पर हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत आगे भी जारी रहेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को भारतीय युवाओं के लिए अग्निपथ नामक सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में सेवा देने के लिए एक भर्ती योजना को मंजूरी दी थी और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निपथ के रूप में जाना जाएगा। अग्निपथ योजना युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देती है। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों के एक युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार ने शुरू की महाकुंभ 2025 की तैयारी, जारी किया 100 करोड़ का बजट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए योगी सरकार ने 100 करोड़ से बजट तय कर लिया है। और उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक इस बार प्रयागराज में महाकुंभ अद्भुत होगा। प्रयागराज में जल्द ही 6 हेलीपैड बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके अलावा प्रयागराज में वाराणसी की तरह ही क्रूज भी चलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दिल्ली से प्रयागराज जाना और आसान हो जाएगा।
प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रयागराज में गंगा किनारे टेंट सिटी बनाई जा रही है और इसमें विकलांग और बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम होंगे। वहीं दोस्तों, इसके अलावा मेले को पर्यावरण के अनुकूल रखने के लिए मेला क्षेत्र में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। लोगों की सुविधा के लिए मेले में बैटरी वाले रिक्शे चलाए जाएंगे। मेले के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक फाफामऊ में गंगा नदी पर बना ब्रिटिश कालीन कर्जन पुल को पर्यटन विभाग ने धरोहर के रूप में ले लिया है और कर्जन पुल को पर्यटन विभाग गंगा गैलरी और म्यूजियम के रूप में विकसित करेगी। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है जो आमतौर पर 12 साल के बाद आता है। कुंभ में स्नान करने के लिए दुनिया भर के हिंदू कुंभ में स्नान करने के लिए भारत आते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उरी में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। घुसपैठ की एक और कोशिश को किया नाकाम। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। जवानों ने सीमा पार कर रहे 3 आतंकियों को कमलकोट सेक्टर में मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि सेना और बारामूला पुलिस ने उरी के कमलकोट सेक्टर में मदियान नानक चौकी के पास 3 घुसपैठियों को मार गिराया। इसमें पहले सेना ने अखनूर सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र चौधरी बोले 2024 में सभी 80 सीटें जीतेगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार को पंचायती राज मंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौधरी की नियुक्ति से न केवल पार्टी ने जाट वोट बैंक को साधा बल्कि लगातार दूसरी बार पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पश्चिम से पूर्वांचल तक पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को भी साधे रखने की कोशिश की है। चौधरी भाजपा के 14वें प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी ने पहली बार किसी जाट नेता को संगठन की कमान सौंपी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 अक्टूबर तक देश में लॉन्च हो जाएगा 5G मोबाइल सर्विस, बोले टेलीकॉम मंत्री अश्विनी चौबे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार पहले ही टेलीकॉम कंपनियों को 5G मोबाइल सेवा लॉन्च करने के लिए तैयार रहने को सरकार ने कह दिया है और अब ये बड़ी खबर आ रही है 12 अक्टूबर तक देश में 5G मोबाइल सर्विस लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं के आटे के निर्यात पर लगेगा बैन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने गेहूं के आटे के दाम में तेजी पर लगाम लगाने के लिए इसके निर्यात पर बैन लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। CCE की इस मंजूरी से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी, जो गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश सुनिश्चित करेगा और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल के इस निर्णय में अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति होगी और इससे आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा और समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान सब कुछ बेचने को उतारू, सरकारी एयरलाइंस से लेकर पावर प्लांट की करेगा बिक्री, खरीदेंगे भारत के ये दोस्त। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और तेजी से बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। इस देश पर कर्ज अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस देश पर कर्ज का भारी भरकम पहाड़ है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 51% हिस्सेदारी की पेशकश कतर को की है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोहा की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल की हिस्सेदारी देने पर भी सहमति बनती दिख रही है, जिसका नियंत्रण PIA के पास है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए गैस समृद्ध देश कतर ने प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में $3 बिलियन तक का निवेश करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान के बढ़ते सार्वजनिक ऋण के मुख्य कारण लक्ष्य से कम टैक्स एकत्रित करना, मुद्रा में अति तीव्र गिरावट, उच्च बाजार दर, अधिक खर्च, सरकारी कंपनियों को नुकसान और ऋण कुप्रबंधन है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बर्फीले रेगिस्तान में दौड़ेंगे 17 देशों के धावक। लेह में 18,000 फीट की ऊंचाई पर 5 श्रेणियों में होगी मैराथन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख की धरती पर 17 देश के धावक दौड़ लगाएंगे। यहाँ समुद्र तल से करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मैराथन होगी और इसमें करीब 5,500 धावक हिस्सा लेंगे।
चीन के सामने सीमा पर तैनात सेना और आईटीबीपी के जवान भी शामिल होंगे। इस मैराथन का आयोजन लेह में 7 से 11 सितंबर तक होगा। काफ़ी ऊंचाई के चलते इस बर्फीले रेगिस्तान के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर कम रहता है, इसीलिए इस मैराथन में देश विदेश के धावक के लिए दौड़ना चुनौती भरा रहेगा। यहाँ अधिक तेज चलने पर सांस फूलने लगती है। लद्दाख मैराथन 5 वर्गों में बांटी गई है। इसमें 17,618 फीट की ऊंचाई पर खारदुंगला चैलेंज भी शामिल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में बजा चीन का बैंड, बैन हुए ये 5 लोकप्रिय ऐप्स। BGMI VLC भी लिस्ट में है शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI और VLC मीडिया प्लेयर जैसे 2 बड़े ऐप के बारे में पता होगा जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन क्या आप उन सभी प्रमुख ऐप्स के बारे में जानते हैं जिन्हें भारत में ब्लॉक किया गया है? जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसे ही नाम बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार ने गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उन ऐप्स के बारे में पता लगाने के लिए एक एक्टिव विजन अपनाया है जो कि चीनी सरकार से संबंधित हो सकते हैं और चीन के साथ भारतीय यूजर्स का डाटाबेस शेयर कर सकते हैं। 2020 से फरवरी 2022 के बीच कुल 321 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारत में सबसे बड़े ऐप्स के बारे में आपको बता दें कि जिन पर प्रतिबंध लगा है उनमें BGMI, PUBG और गैरेना फ्री फायर के बाद शायद सबसे लोकप्रिय वाला BGMI है। और आपको बता दें कि पहले वाले 2 बड़े स्तर पर हुए ऐप बैन का हिस्सा बन गए, लेकिन BGMI को अलग से प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा बड़ा ऐप है VLC मीडिया प्लेयर, जिसको हटाना शायद और भी आश्चर्यजनक था क्योंकि कई लोगों को पता चले उससे कई महीने पहले ये वेबसाइट से हटा दिया गया था। अली एक्सप्रेस को भी उड़ा दिया गया है। दोस्तों, अली एक्सप्रेस चीन लिंक को देखते भारत में बैन किया गया और ये भारतीय यूजर्स को सस्ता चीनी सामान उपलब्ध करवाने वाला ऐप था। दिलचस्प बात यह है कि अली एक्सप्रेस ने मुख्य भूमि चीन के ग्राहकों को नहीं बेचा और हालांकि इसके अधिकतर ग्राहक रिटेल सेलर चीन है और ऐप को नवंबर 2020 में बैन किया गया था। यूसी ब्राउज़र, WeChat जैसे ऐप्स को भी बैन कर दिया गया भारत की सरकार द्वारा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि झारखंड CM हेमंत सोरेन को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने झारखंड CM हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप पर अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है। उधर झारखंड में हलचल तेज हो गई है। हेमंत सोरेन की पार्टी JMM ने अपने सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद एक खनन पट्टा जारी करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था और इस मामले में बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच की थी और संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल को करना होता है। हालांकि ऐसे किसी भी मामले में कोई निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेनी होती है और उसी के मुताबिक फैसला करना होता है। दरअसल झारखंड CM हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप लगे थे। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी और इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। दरअसल हेमंत सोरेन पर झारखंड का CM रहते खनन पट्टा खुद को और अपने भाई को जारी करने का आरोप है और उस वक्त हेमंत सोरेन पर खनन मंत्रालय भी था। ईडी ने हाल ही में खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। पूजा ने ही खनन का लाइसेंस जारी किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को पकड़ा गया, गोला बारूद भी बरामद। जी दोस्तों, पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बांदीपोरा पुलिस ने 26 असम राइफल्स के साथ लश्कर से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने मैगजीन के साथ 3 पिस्तौल, 24 लाइव 9mm राउंड और 5 हैंड ग्रेनेड, फर्जी पुलिस ID
और इसी के साथ आपको बता दें कि फर्जी पुलिस आईडी कार्ड, स्वास्थ्य विभाग का फर्जी आईडी कार्ड बरामद किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंबल, भिंड, मुरैना में स्थिति नियंत्रण में है, बाढ़ पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंबल, भिंड, मुरैना और श्योपुर में पानी बढ़ रहा है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। बाकी इलाकों में बाढ़ का पानी घट रहा है। चंबल में बढ़ते जलस्तर पर हम नजर रखे हुए हैं। निचले स्थान में रह रहे लोगों को वहां से हटाकर राहत शिविरों में लेकर आ गए हैं और शाम से मुरैना और भिंड से चंबल का पानी गिरना शुरू हो जाएगा। जहां पानी घुस सकता था वहां से लोगों को हटा लिया गया है। बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस बल के साथ सेना के हेलीकॉप्टर रखे गए हैं। जरूरत पड़ने पर हम बचाव कार्य करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान राहत देने वाला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। के लिए भारत ने उठाया बड़ा कदम, दुनिया के हिस्से में बढ़ा रहा दबदबा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति चीन को पटकनी देने के लिए भारत ने पटकथा लिख दी है। भारत अब उन बाजारों पर फोकस कर रहा है जहां अभी तक चीन का दबदबा है। इस बीच भारत अब लैटिन अमेरिका के देशों में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ठोस प्रयासों से लातीनी अमेरिका भारत के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। जयशंकर ने इस व्यापक क्षेत्र में हितधारकों के साथ अधिक जुड़ाव, संपर्क और बैठकें करने और लातीनी अमेरिका को भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने के महत्व को रेखांकित किया। जयशंकर 22 से 27 अगस्त तक ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर हैं और ये दक्षिण अमेरिका की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। जयशंकर ने मंगलवार को यहाँ देश के प्रमुख कारोबारियों से बातचीत के दौरान कहा कि भारत और ब्राजील केवल भागीदार नहीं बल्कि अपने पारस्परिक विकास तथा प्रगति के लिए दोनों सर्वोत्तम व्यवहार को साझा कर सकते हैं। जयशंकर ने ट्वीट किया कि ब्राजील के उद्यमियों के संगठन LIDE के साथ बातचीत सार्थक रही और भारत और ब्राजील न केवल भागीदार हैं बल्कि अपने पारस्परिक विकास और प्रगति के लिए सर्वोत्तम प्रयासों को साझा कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवाद के खात्मे के लिए एकजुट हो SCO देश, राजनाथ सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संघाई सहयोग संगठन के देशों का सभी तरह के आतंकवाद को जड़ से सफाया करने के लिए आह्वान किया है। श्री सिंह ने बुधवार को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में संघाई सहयोग संगठन के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार का आतंकवाद, चाहे वो किसी भी रूप में हो और किसी ने भी किया हो तथा किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो, मानवता के विरुद्ध अपराध है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत सभी तरह के आतंकवाद से लड़ने, क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित तथा स्थिर बनाने के अपने संकल्प को दोहराता है। हम SCO सदस्य देशों के साथ मिलकर संस्थागत क्षमता विकसित करने, सदस्यों एवं समाज के बीच सहयोग बढ़ाने तथा सहयोग की भावना को मजबूत बनाने के इच्छुक हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत का अगले वर्ष सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करने का प्रस्ताव है, जिसका विषय मानवीय सहायता और आपदा राहत, जोखिम काम करना एवं आपदा रोधी संरचना है। उन्होंने SCO देश के रक्षा विचारकों के बीच रुचि के विषयों पर वार्षिक सेमिनार के आयोजन का भी सुझाव दिया। रक्षा मंत्री ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और विदेश नीति में हस्तक्षेप का पक्षधर नहीं है। उन्होंने सभी का अनुरोध किया कि वो अफगानिस्तान प्रशासन को संवाद और बातचीत से राष्ट्रीय सहमति बनाने तथा देश में व्यापक, समावेशी एवं प्रतिनिधित्व आधारित राजनीतिक ढांचा बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महत्व का भी उल्लेख किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी देश को डराने या आतंकवादियों को शरण देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान को लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने तथा उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी, 12 सितंबर को कोर्ट सुनाएगी फैसला। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। 12 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई के दौरान औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। कागज मांगने पर मस्जिद पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि मस्जिद की जमीन औरंगजेब की संपत्ति है और इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष आपत्ति पर जवाब दाखिल करेगा। इससे पहले कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के जरिए लगातार अगली तारीख मांगने से
वाराणसी के जिला जज नाराज हो गए थे और उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अगली तारीख 22 अगस्त निर्धारित करते हुए अंजुमन इंतजामिया पर 500 रुपये जुर्माना लगाया था। अगली तारीख यानी बीती 22 अगस्त को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए थे। बता दें कि इस मामले में 18 अगस्त यानी गुरुवार को सुनवाई मुकर्रर हुई थी। पिछली तारीख में भी मस्जिद पक्ष से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 15 दिन का समय मांगा था। दोस्तों, अब तक चली सुनवाई में मस्जिद पक्ष ने जवाब दाखिल किया और इस पर मंदिर पक्ष के चारों वादनी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने बहस पूरी